हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेवाड़ के इतिहास का अगला पार्ट। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने महाराणा राज सिंह के बारे में जाना था, जो जगत सिंह प्रथम के पुत्र थे। मित्रों, राज सिंह के शासनकाल के दौरान कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिनके बारे में हमने पिछली वीडियो में नहीं जाना मित्रों, और उनकी जानकारी लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उनकी जानकारी के बिना हम महाराणा राज सिंह के व्यक्तित्व को अच्छी तरह नहीं समझ सकते मित्रों। तो आइए जानते हैं महाराणा राज सिंह के काल में घटित हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। मित्रों, मेवाड़ के इतिहास में हाड़ा रानी जो नाम है, इसका उपयोग कई रानियों के लिए हुआ है, लेकिन अब मैं जो हाड़ा रानी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ वो है सलह कंवर। ये सलह कंवर जो थी मित्रों, सलह कंवर बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह की पुत्री थी। मित्रों, किसकी पुत्री थी? संग्राम सिंह। और ये संग्राम सिंह कौन थे? बूंदी के जागीरदार। इनका विवाह मित्रों, जो ये सलह कंवर या इनका जो मूल नाम था सलह था, और इनका जो विवाह है वो सलूम्बर के राव रतन सिंह के साथ होता है। और सलूम्बर के राव रतन सिंह जो होते हैं उनकी मित्रता होती है महाराणा राज सिंह के साथ। किसके साथ होती है? महाराणा राज सिंह के साथ, जो मेवाड़ के शासक होते हैं। तो महाराणा राज सिंह का जैसे औरंगजेब के साथ मतभेद होता है, और विवाह इनका जो सलूम्बर के राव रतन सिंह के साथ सलह कंवर का जो विवाह होता है उसका दूसरा दिन ही होता है। और औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध करने के लिए महाराणा राज सिंह के साथ इनको राव रतन सिंह को जाना पड़ता है। और ये युद्ध जो होने वाला होता है इसका नाम होता है देसूरी की नाल। मित्रों, ये एक घटना, छोटी सी घटना है जो हाड़ी रानी की वीरता का और उनके त्याग और बलिदान के बारे में हमें बताती है। मित्रों, देसूरी की नाल का युद्ध जो है वो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ एक राजपूत वीरांगना ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपने पति का हौसला बढ़ाने के लिए और देश की मान मर्यादा को बचाने के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। मित्रों, राव रतन सिंह के विवाह को दूसरा ही दिन था और उन्हें मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के साथ युद्ध में, देसूरी की नाल युद्ध में जाना पड़ा। जब वे युद्ध लड़ रहे थे तो उनको रानी की याद आई, अपनी नई नवेली रानी की याद आई। तो उन्होंने एक सेवक को रानी के पास भेजकर रानी की निशानी मंगवाने की प्रयास किया। तो रानी ने निशानी के रूप में अपना सिर काटकर राजा को भेज दिया, राव रतन सिंह चूड़ावत को भेज दिया। ये सलूम्बर के जो राव रतन सिंह चूड़ावत थे, सलूम्बर के राव रतन सिंह चूड़ावत, ये इनका पूरा नाम था। और मित्रों, इतिहास में राव रतन सिंह चूड़ावत और इनकी जो रानी है सलह कंवर, वो अपने त्याग और बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। मित्रों, इस युद्ध में जो देसूरी की नाल युद्ध है ये हुआ था 1664 में। कब हुआ था? 1664 में। ये देसूरी की नाल जो है एक जगह का नाम है मित्रों, ये पाली और राजसमंद की सीमा पर है। पाली व राजसमंद की सीमा पर स्थित एक स्थान है। और यहाँ पर महाराणा राज सिंह और औरंगजेब के बीच युद्ध हुआ, जिसमें सलह कंवर जो रतन सिंह की पत्नी होती है वो अपना सिर काटकर निशानी के स्वरूप अपने पति को भेजती है। और इनके पति जो होते हैं वो राव रतन सिंह इस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। मित्रों, इसलिए इन दोनों ही पति पत्नी का जो नाम है वो इतिहास में प्रसिद्ध हो गया, इनके त्याग और बलिदान के लिए, त्याग और बलिदान के लिए। ऐसी वीर शतरानी का मेवाड़ के इतिहास में जो नाम है वो कम ही देखने को मिलता है, और इसीलिए ये मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है। मित्रों, इस कहानी का पता हमें कैसे लगता है? तो एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं जिनका नाम है मेघराज। प्रसिद्ध कवि, क्या नाम है इनका? मेघराज। इन्होंने राव रतन सिंह और हाड़ी रानी सलह कंवर के इस कहानी पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है सेनानी।
या हम इसको एक कविता भी कह सकते हैं जिसका नाम है सैनानी। मित्रों, सैनानी जो है वो राजस्थानी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है निशानी। राजस्थानी भाषा में निशानी को क्या कहते हैं? सैनानी। तो मित्रों, सैनानी मांगी थी राव रतन सिंह ने अपनी पत्नी की, और इनकी पत्नी ने अपना सिर ही काटकर सेनानी के रूप में अपने पति को भेज दिया। तो जब सिर भेज दिया मित्रों निशानी के रूप में, तो उनके कहने का क्या मतलब था उसका? वो क्या कहना चाहती थी या क्या स्पष्ट करना चाहती थी अपने पति को कि किसी भी चीज से पहले या किसी भी संबंध से पहले, चाहे वह कोई भी संबंध हो, चाहे वह पति पत्नी का संबंध हो, चाहे वह पिता पुत्र का संबंध हो, चाहे वह पिता और पुत्र का संबंध हो, चाहे परिवार के साथ किसी का कोई भी लगाव, हर चीज को छोड़कर अपनी मातृभूमि के लिए लड़ना, ये सबसे पहले किसी भी राजपूत का कर्तव्य है। तो ये बात जो है वो सिद्ध कर दी किसने? हाड़ी रानी ने। इतिहास में हाड़ी रानी सला कंवर इसलिए प्रसिद्ध है। और मित्रों, इस कविता में एक बोल भी है, वो बोल मैं आपको बताती हूँ। चूड़ावत मांगी सैनानी, चूड़ावत मांगी सैनानी, यानी कि जो रतन सिंह चूड़ावत थे उन्होंने सैनानी मांगी और सला कंवर ने अपना सिर काट कर दे दिया। सिर काट दियो शतरानी, सिर काट दे दियो शतरानी। तो मित्रों, ये जो कहानी है ये हमें राजस्थान के वीर पुत्रों, क्षत्रिय राजपूतों की वीरता का बखान करके बताती है भी कितने वीर थे ये लोग, मरने मारने को तैयार रहते थे। मित्रों, औरंगजेब जो था वो कट्टर मुसलमान था। उसने क्या किया? 1669 ईस्वी की बात है मित्रों, उसने हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़वाने का आदेश दे दिया, फरमान जारी कर दिया, और मूर्तियों को नष्ट करने का फरमान जारी कर दिया। तो इससे घबराकर जो श्रीनाथ की मूर्तियों को लेकर जो भागे हुए गोसाई थे, जो पंडित लोग थे, उन पंडितों को शरण किसने दी मित्रों? राज सिंह ने शरण दी। क्योंकि राज सिंह जो थे वो शुरू से ही औरंगजेब के विरोधी थे और इस हिंदू विरोधी नीति का उन्होंने पुरजोर विरोध किया। औरंगजेब की इस हिंदू विरोधी नीति का उन्होंने पुरजोर विरोध किया और उन्होंने गोसाइयों को न केवल शरण दी बल्कि इनकी जो मूर्तियां ये श्रीनाथ जी की या कृष्ण, जिनको श्रीनाथ जी मतलब कृष्ण जी, श्रीनाथ जी कहा जाता है कृष्ण जी को मित्रों। श्रीनाथ जी कौन थे? एक्चुअल में कृष्ण जी थे और ये कृष्ण का क्या था? बाल रूप था। कृष्ण के बाल रूप में जो पूजा होती है मित्रों उसको क्या कहते हैं? श्रीनाथ जी कहते हैं। तो ये जो गोसाई आए थे इनके पास क्या थी? श्रीनाथ जी की मूर्तियां थी। राज सिंह ने इन गोसाइयों को शरण दी और सिहाड़, मित्रों सिहाड़ प्राचीन मतलब पहले क्या था? जो नाथ द्वारा था, नाथ द्वारा यानी कि राजसमंद जिले में एक जगह है मित्रों, नाथ द्वारा कस्बा है, उसको पहले सिहाड़ कहा जाता था, मतलब मेवाड़ रियासत में। तो यहाँ पर मित्रों इन्होंने श्रीनाथ जी का मंदिर भी बनवाया। किसने बनवाया? राज सिंह ने। और गोसाइयों द्वारा जो श्रीनाथ जी की मूर्ति लाई गई थी वो यहाँ पर स्थापित करवाई। इसके साथ इन्होंने एक और मंदिर का निर्माण करवाया। द्वारिकाधीश, द्वारिका से जो गोसाई आए और अपने साथ जो मूर्तियां लेकर आए कृष्ण की, उनकी मूर्तियों को द्वारिकाधीश का जो मंदिर था इन्होंने वो कांकरोली राजसमंद में बनाया। कांकरोली राजसमंद, कांकरोली एक जगह है जहाँ पर ये द्वारिकाधीश का मंदिर जो है वो बनाया गया। किसके द्वारा मित्रों? राज सिंह के द्वारा। और इसमें द्वारिकाधीश की मूर्ति स्थापित की गई जो वो गोसाइयों द्वारा लाई गई थी। मित्रों ये कांकरोली और नाथ द्वारा या जिसको सिहाड़ कहा जाता है, ये जगह सब राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? राजसमंद जिले में।
दोनों ही स्थान कहाँ पर है मित्रों? राजसमंद जिले में है। दोनों ही मंदिर राजसमंद जिले में है। इसके साथ साथ मित्रों 1664 में राजसिंह ने उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर बनवाया। उदयपुर में क्या बनवाया? अम्बा माता का मंदिर बनवाया। किसने बनवाया? राजसिंह ने। ये भी मतलब भव्य मंदिर है, अम्बा माता का देखने वाला मंदिर है। कभी आप राजसमंद जाओ तो आप इसको जरूर देख के आना। अम्बा माता का मंदिर बहुत ही अच्छा बना हुआ है। इसके साथ मित्रों 2 अप्रैल 1679 की बात है मित्रों। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया। हिंदुओं पर जजिया मित्रों, ये एक ऐसा कर था जो गैर मुस्लिम लोग होते थे हिंदुओं पर, या अन्य जाति के लोग जो मुस्लिम नहीं होते थे उन पर लगाया जाता था मित्रों। तो राजसिंह ने ये जजिया कर फिर से लगा दिया। औरंगजेब ने ये जजिया कर फिर से लगा दिया गैर मुसलमानों पर। तो राजसिंह ने इसका विरोध किया। राजसिंह ने एक हिंदू राष्ट्र के अध्यक्ष होने के नाते, क्योंकि उस वक्त औरंगजेब की नीतियों का विरोध करने वाले एकमात्र हिंदू शासक जो थे वो कौन थे? राजसिंह थे। और इन्होंने हिंदू शासक या हिंदू राष्ट्र के अध्यक्ष होने के नाते औरंगजेब की इस नीति का विरोध किया। राजसिंह ने मित्रों औरंगजेब के विद्रोही जो थे मारवाड़ के अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ को शरण दी। मित्रों दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह की जो स्टोरी है वो हम मारवाड़ के इतिहास में पढ़ेंगे मित्रों। इनकी स्टोरी भी काफ़ी रोचक है और मारवाड़ की इतिहास की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। इस प्रकार मित्रों जब इन्होंने मारवाड़ के ये 2 व्यक्ति अजीत सिंह व दुर्गादास राठौड़ को शरण दी तो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों के जो संबंध थे वो आपस में बहुत अच्छे हो गए। संबंध अच्छे हो गए। कौन सी 2 रियासतों के? मेवाड़ और मारवाड़ के। मेवाड़ हो मारवाड़ के। अब मित्रों इन तीनों ने मिलकर औरंगजेब का मुकाबला करने की ठानी। कौन कौन? अजीत सिंह, मारवाड़ के अजीत सिंह, दुर्गादास राठौड़ जो अजीत सिंह के संरक्षक रहे, दुर्गादास राठौड़ और राजसिंह। इन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर, मेवाड़ के राजा कौन थे? उसमें शासक कौन थे? राजसिंह। इन तीनों ने मिलकर मित्रों औरंगजेब का कट्टर विरोध करने की ठानी। ये औरंगजेब के कट्टर विरोधी हो गए और औरंगजेब भी मतलब अब इनकी एकता से बुखला गया मित्रों। उस समय मित्रों संपूर्ण उत्तर भारत में औरंगजेब का प्रतिरोध करने वाला एकमात्र शासक कौन था? राजसिंह था। प्रतिरोध करने वाला एकमात्र शासक, एकमात्र शासक कौन था? राजसिंह। मित्रों राजसिंह का जो काल है वो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह ध्यान से सुने और नोट करें। औरंगजेब इन तीनों की ताकत से बुखला गया क्योंकि इन तीनों ने मुगल राज्य की नींव हिला दी। अपने अपने तरीके से इन्होंने विरोध किया। औरंगजेब की कट्टर जो नीतियां थी उनका विरोध किया। अब औरंगजेब ने क्या किया मित्रों? अब इसका औरंगजेब का एक पुत्र था जिसका नाम था अकबर द्वितीय। क्या नाम था इसका? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय को इन तीनों को मतलब बंदी बनाने के लिए या तीनों को दमन करने के लिए मेवाड़ और मारवाड़ का जो गठबंधन था उसको तोड़ने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए इस अकबर द्वितीय को भेजा और इसके साथ शाही सेना मेवाड़ भेज दी मित्रों। मेवाड़ में मतलब क्या हुआ कि जो राज सिंह थे, मेवाड़ के राज सिंह कौन थे? मेवाड़ के जो महाराणा कौन थे? राज सिंह थे। और राज सिंह ने अकबर द्वितीय को अपनी ओर मिला लिया। कैसे मिलाया? इन्होंने इसको राजगद्दी का लालच दे दिया कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मुगल जो शासन है मैं तुम्हें दिला दूंगा, मुगलों की जो राजगद्दी है उस पर तुम्हारा अधिकार होगा। ये जो लालच उन्होंने कैसे दिया?
अकबरदित्य को। तो अकबरदित्य का एक सेनापति था जिसका नाम था तहवर खां। तहवर खां इसको अपनी ओर मिला लिया राज सिंह ने, और इसने जो था अकबरदित्य का विश्वास जीत लिया, और ये माध्यम बन गया राज सिंह और अकबरदित्य के बीच। इस बात का जब औरंगजेब को पता चला तो वो क्या अकबरदित्य का विद्रोह दबाने के लिए खुद आया। लेकिन उससे पहले एक घटना और हो जाती है मित्रों। अकबरदित्य जो था, अकबरदित्य ने 1 जनवरी 1681 में पाली जिले के नाडोल कस्बे में स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। पाली जिले के नाडोल जो कस्बा था उसमें स्वयं को क्या घोषित कर दिया? सम्राट घोषित कर दिया। तो मित्रों ये एक तरह से औरंगजेब का विद्रोह हो गया। ये औरंगजेब का विद्रोह कर रहा था अकबरदित्य। अब औरंगजेब क्या आता है, इस विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं आता है। औरंगजेब क्या करता है, विद्रोह दबाने आता है अकबरदित्य का, स्वयं आता है। अब मित्रों वो कूटनीतिक शक्ति का सहारा लेता है। मित्रों कूटनीतिक शक्ति जो होती है उसमें कूटनीति के जो विचार होते हैं उसमें कूट कूट कर भरे होते हैं औरंगजेब में। और वो क्या होता है, इन तीनों से 2 कदम आगे होता है। वो क्या होता है, 15 जनवरी 1681 ईस्वी को औरंगजेब धोखे से क्या करता है, शहजादा अकबर जो होता है उसके सेनापति तहवर खां को मरवा देता है। मित्रों शहजादे अकबर के सेनापति तहवर खां को मरवा देता है। मित्रों अब ये तहवर खां जो था वो ही मुख्य सपोर्टर था राज सिंह का। तहवर खां को मरवा देता है। कौन मरवा देता है? औरंगजेब मरवा देता है। किसका सेनापति होता है? ये अकबरदित्य का सेनापति होता है। अब मित्रों औरंगजेब क्या करता है, अकबरदित्य की जो राज सिंह के साथ जो बात हुई होती है उसका इसको पता चल जाता है औरंगजेब को। वो क्या करता है, एक जाली पत्र लिखता है। किसकी प्रशंसा में? और अकबर के नाम। जाली पत्र किसके लिए? अकबर के नाम लिखता है मित्रों। और उसमें मित्रों अकबर की प्रशंसा लिख देता है, कूट कूट कर भर देता है, और इस पत्र को राज सिंह व दुर्गादास के खेमे के बाहर डलवा देता है। क्या लिखता है उसमें कि बेटा हो तो तेरे जैसा जिसने मेरे दुश्मनों को एक साथ ही मैदान में ले आया। मित्रों ये जो था, ये अकबर द्वितीय जो था ये इतना चालाक नहीं था, इतना समझदार नहीं था। कूटनीतिक जो नीतियां थी औरंगजेब की उनके बारे में इसको पता नहीं था, लेकिन इसको इतना पता था कि मेरा जो बाप है, मेरा बाप या मेरा पिता मुझे कभी भी धोखा दे सकता है और मुझे कभी भी मतलब हरा सकता है या अपने अधीन कर सकता है। इस बात को औरंगजेब की जो नीतियां थी उनको काफी हद तक जान चुका होता है, लेकिन पूरी तरह उनसे परिचित नहीं होता है, इसलिए वो मात कहा जाता है। मित्रों फिर क्या होता है, जब ये जाली पत्र डलवा देता है औरंगजेब दुर्गादास राठौड़ और राज सिंह के खेमे के बाहर, तो जब ये बाहर आकर इस पत्र को पढ़ते हैं तो क्या होते हैं कि मैदान छोड़कर वापस अपनी रियासत में आ जाते हैं। अकबर को वहीं छोड़ देते हैं और खुद क्या अपनी रियासत में आ जाते हैं। शहजादा अकबर जब सुबह उठकर देखता है कि दुर्गादास और राज सिंह दोनों ही अपने खेमे में नहीं है तो उसे विश्वास नहीं होता, क्योंकि राजपूत जो होते हैं वो अपनी मतलब बात के पक्के होते हैं हमेशा। उसने ये बात सुनी कि राजपूत बातों के पक्के होते हैं हमेशा, और वो उनमें धोखा देने की प्रवृत्ति नहीं होती जैसे उसके पिता औरंगजेब में थी। लेकिन फिर वो इन दोनों के मिलने जाता है, अकबरदित्य जो होता है राज सिंह और दुर्गादास को। और जब वे दुर्गादास और राज सिंह उसको यह पत्र दिखाते हैं तो वो समझ जाता है कि ये सारी जो चाल थी किसकी, औरंगजेब की थी। तो वो उनको बताता है कि ये जो
पत्र है ये मेरे पिता ने लिखा है, और ये एक जाली पत्र है जिसकी मतलब औरंगजेब की जो सोच है, वो कहता है कि मेरे पिता की जो सोच है वो हमसे हमेशा 2 कदम आगे रहती है, यानी कि औरंगजेब जो है वो पूरी तरह कूटनीतिक व्यक्ति है। तो मित्रों, ऐसे जो है जब हम वाक्य पढ़ते हैं या ये वक्तव्य जब हमारे सामने आते हैं तो हमें पता चलता है कि औरंगजेब जो था धर्मांधी ही नहीं, बहुत ही चालाक शासक था, जिसने अपने धोखेबाजी से कितने कितने लोगों पर उसने अत्याचार किए, हिंदुओं को उसने परेशान किया, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा मित्रों। तो ये एक बहुत ही कट्टर व्यक्ति था औरंगजेब, कट्टर मुसलमान था मित्रों। इसकी इस बात के बाद जब अकबर उन्हें सारी बात, सारी घटना के बारे में बताता है, सारी सच्चाई के बारे में बताता है, तो राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ क्या होते हैं, वापिस उसका साथ देने के लिए, शहजादे अकबर का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसे अकबर द्वितीय से माफी भी मांगते हैं, माफी भी मांगते हैं अपनी गलती के लिए। मित्रों, ये सब होने के बाद क्या होता है, 1680 की बात होती है, राज सिंह को विष दे दिया जाता है मित्रों। राज सिंह को विष कहाँ दिया जाता है, कुंभलगढ़ में, और कुंभलगढ़ दुर्ग में ही इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 1680 में विष के कारण। कुंभलगढ़ में राज सिंह की मृत्यु। तो मित्रों, इस तरह राज सिंह का जो शासन है समाप्त हो जाता है इनकी मृत्यु के साथ ही, और इनकी जो छतरी है राज सिंह की, वो कुंभलगढ़ दुर्ग की तलहटी में बनी हुई है मित्रों। कहाँ बनी हुई है, कुंभलगढ़ दुर्ग की तलहटी में। इसके साथ ही मित्रों, इन्होंने एक उपाधि भी धारण की जो परीक्षा में कई बार पूछी जाती है, वो है विजय कट कातू। एक बार सेकंड ग्रेड मित्रों 1516 में ये प्रश्न आया था कि विजय कट कातू किसकी उपाधि है। तो मित्रों, विजय कट कातू की जो उपाधि है वो राज सिंह की है। और मित्रों, इन्होंने ये उपाधि क्यों ली, अपने साथियों और प्रजाजनों में सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए। मतलब सैनिक का जो जीवन है वो कैसा होना चाहिए, सैनिक में वीरता और कुशलता होनी चाहिए, देश के लिए मर मिटने का जो जज्बा है वो देश मेवाड़ की सेना में हो तो मेवाड़ को कोई नहीं हरा सकता। इस तरह की अभिव्यक्ति करने के लिए इन्होंने विजय कट कातू की उपाधि ली, विजय कट कातू की उपाधि ली। मित्रों, महाराणा राज सिंह के निर्माण कार्यों की तरफ हम ध्यान दें तो इन्होंने राजसमंद में अकाल राहत कार्यों के तहत राजसमंद झील का निर्माण कराया। राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया, जो आज भी इनकी स्थापत्य में गहरी रुचि को दर्शाती है और दर्शकों के लिए अचरज या अचंभे का कारण बनी रहती है। मित्रों, आपने सुना होगा कि इस राजसमंद झील के किनारे एक नौ चौकी पाल पर एक नौ चौकी पाल एक जगह जहाँ पर एक शिलालेख लिखा हुआ है, जिस पर जो विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है, जिसमें संस्कृत भाषा का उपयोग किया गया है और जिसमें मेवाड़ के शासकों की सारी जो उनकी प्रशंसा में इनके जो कार्य हैं वो लिखे। एक तरह से एक प्रशस्ति शिलालेख है। मित्रों, इसकी जो रचना है राजसमंद झील के किनारे जो राज प्रशस्ति है, इसकी रचना की थी रणछोड़ भट्ट ने। इसका जो रचनाकार था कौन था, रणछोड़ भट्ट।
इस तरह मित्रों राज सिंह जो है वो अपने कार्य और वीरता और कौशल के लिए और अपने कलात्मक कार्यों के लिए मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध रहे हैं। मित्रों, राजमंद झील के बारे में अगर विस्तार से जाने तो कांकरोली में मित्रों राज सिंह ने 1662 से लेकर 1676 तक इसका निर्माण करवाया। और मित्रों, इस झील में गोमती नदी का पानी आता है। कौन सी नदी का पानी आता है? गोमती नदी का। गोमती नदी का पानी आता है। ये एकमात्र झील है मित्रों, कौन सी? राजमंद, जिसका नाम किसी जिले के नाम पर रखा गया है। चूंकि ये राजमंद में है तो इस झील को राजमंद झील ही कहा जाता है। और राजमंद जो है ये राजस्थान के एक जिले का नाम भी है। मित्रों, यह राज्य सरकार ने इसे धार्मिक दृष्टि से पवित्र झील घोषित किया है। इसके मित्रों मैं आपको बता चुकी हूँ, उत्तरी भाग पर नौ चौकी कहते हैं। उत्तरी भाग जो है झील का वो नौ चौकी कहते हैं। और रणछोड़ भट्ट द्वारा मित्रों संस्कृत भाषा में यहाँ पर क्या एक शिलालेख पर 25 शिलालेख है। ये एक शिला पर 25 लेख लिखे हुए हैं। मित्रों, इसको राज प्रशस्ति भी कहा जाता है, क्योंकि ये राजाओं की, मेवाड़ के जो राजा है उनकी प्रशंसा में लिखी हुई है, इसलिए इसको राज प्रशस्ति भी कहा जाता है। इसके जो रचनाकार है वो रणछोड़ भट्ट है और इसकी भाषा जो है वो मित्रों संस्कृत है। मित्रों, ये संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। और राजमंद झील जो है वो राजस्थान की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है। मित्रों, बताइएगा कि राजस्थान की पहली बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? पहली सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो मित्रों, आप अपने कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, नहीं तो मैं इसका आंसर आपको जरूर बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मित्रों ये बताना चाहूंगी कि राजमंद झील जो है वो धार्मिक दृष्टि से भी हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। मित्रों, राजमंद झील को बनाने में महाराजा राज सिंह ने अपना काफी योगदान दिया। और इसको बनाने का जो महत्वपूर्ण पर्पस था वो सिंचाई था। मित्रों, राजमंद जिले में सिंचाई था, क्योंकि अकाल के टाइम में, अकाल के समय में इस झील में जो गोमती नदी का पानी इकट्ठा होता था उसके द्वारा किसानों के द्वारा खेतों में सिंचाई की जा सकती थी। तो अकाल राहत कार्यों के तहत ही गोमती नदी पर बांध बनाकर इस राजमंद झील का निर्माण किया गया था। तो मित्रों, आज के पार्ट में इतना ही। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दिस चैनल।